निर्णय होना है, इसे उचित निर्णय होना है। इसमें कोई कूड़ कसर उठाने नहीं जा रही है समिति भी। नाबालिग बच्चे हैं, उन बच्चों को भी हम देते हैं। ये कल्प वृक्ष के रूप में ये माना गया इस स्कीम को, जो बिहार स्टेट बार काउंसिल ने 1961 के बाद पहली बार इसमें आवे। थोड़ी बहुत परेशानी जो हो रही है उसके लिए भी समिति में विचार किया गया है कि यदि किसी तरह की शिथिलता अभी भी बढ़ती है। देखिए, वो वकील साहब अपना वकालत पेशे के दरमियान में कोई भी कदाचार करते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ अनुशासन समिति बनी है, जिसका नाम है फैमिली पेंशन स्कीम 2012। इसके क्या क्या फायदे हैं? इसके फायदे क्या क्या हैं? उसके फायदे ये है कि फैमिली पेंशन योजना जो है वकील को 30 वर्षों तक प्रैक्टिस करने के बाद यदि अवकाश प्राप्त कर लेते हैं चला जाता है और सही पाए जाने पर उनको दंड दिया जाता है। दंड के रूप में उनका लाइसेंस तक समाप्त कर दिया जाता है। उसकी कार्रवाई चलती रहती है, इसलिए हर विभागों पर सुविधा दी जाती है या जो चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बार काउंसलिंग पटना में। हमारे साथ धर्म प्रसाद यादव है, क्योंकि उनसे पूछेंगे प्रेस वार्ता सर आपने किस विषय पर रखी हुई है। मेरा नाम हुआ धर्म प्रसाद यादव, अध्यक्ष अखिल भारतीय वकील समिति भारत, और पिछले 35 सालों से बिहार स्टेट बार काउंसिल का सदस्य रहा हूँ और पिछले 18 से वाइस चेयरमैन के पद पर सेवा देने का मौका मुझे मिला है। आज हमारी बैठक वर्चुअल और फिजिकल दोनों में अपनी समिति के कोर कमेटी की चली है, चल भी रही है। इस संदर्भ में हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखा, जो समिति के मुख्य रूप से उसके उद्देश्य हैं, उस उद्देश्यों की जानकारी देना और लोगों के बीच में उसके भविष्य की रणनीति को समझाना। साथ ही साथ बिहार स्टेट बार काउंसिल में क्या कुछ हो रहे हैं और क्या कुछ नहीं कुछ हो रहे हैं और उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना। तो समिति का जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है, ये समिति 2016 से कार्य कर रही है, निबंधित संस्था है और इस समिति भारतवर्ष का कार्य क्षेत्र है और इसमें लगभग 8 प्रांतों में इसके संगठन बन चुके हैं। शेष में बनने बाकी है, जो बन रहे हैं। बिहार झारखंड बहुत तेजी से काम कर रहा है इस पॉइंट पर। इसका एक लौती संस्था हमारी है जिसने तीनों विंग को लेकर के, तीनों विंगों की समस्याओं को लेकर के समाधान की दिशा में पहल करना चाहती है। वो है न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले और न्याय दिलाने वाले, यानी अधिवक्ता, जजेज और लिटिगेंट्स। इन तीनों की जो समस्याएं होती है डिलीवरी सिस्टम में, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, उन समस्याओं के पीछे दौड़ना, उन समस्याओं का समाधान करना, यही मुख्य रूप से इस समिति का उद्देश्य है। उसी संदर्भ में हमारी बैठक अभी चल रही थी कि साहब किस ढंग से हम लोग आए दिन भविष्य में इसको लोगों को जैसे फायदा करा सके, जैसे कुछ कार्य कर सके। इसी संदर्भ में ये बात हुई है निश्चित तौर पर कि बिहार स्टेट बार काउंसिल में एक बहुत सुंदर सा स्कीम स्टेट काउंसिल ने 2012 में लिया। उसका नाम है फैमिली पेंशन स्कीम 2012। इसके क्या क्या फायदे हैं? इसके फायदे क्या क्या हैं? उसके फायदे ये है कि फैमिली पेंशन योजना जो है वकील को 30 वर्षों तक प्रैक्टिस करने के बाद यदि अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें 5,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से अभी के रेट से उन्हें दे होगा एज ए पेंशन। यदि उनका निधन हो जाता है तो उनकी विधवा को हम उसकी आधी राशि पेंशन के रूप में मुहैया करते हैं। विधवा का भी निधन होता है, यदि उनके नाबालिग बच्चे हैं, उन बच्चों को भी हम देते हैं। तो एक कल्प वृक्ष के रूप में ये माना गया इस स्कीम को, जो बिहार स्टेट बार काउंसिल ने 1961 के बाद पहली बार एक स्कीम लॉन्च किया वकीलों के फायदे के लिए। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि 12 में ये लागू है और लागू होने के बाद भी ये ठंडे बस्ते में डाला गया है, इसे सक्रियता नहीं ला जाई है। अब पिछले 5 वर्षों से मैं काफी प्रयत्नशील रहा हूं इसके लिए कि ये सक्रियता इसमें आवे। थोड़ी बहुत परेशानी जो हो रही है उसके लिए भी समिति में विचार किया गया है कि यदि किसी तरह की शिथिलता अभी भी बढ़ती जाएगी तो समिति भी चुप नहीं रहेगी। समिति वकीलों के न्याय के लिए है, वकीलों के कल्याण के लिए है, वकीलों की भलाई के लिए है। इसलिए समिति ने निर्णय लिया, प्राथमिकता के आधार पर लिया है कि हम इसे लागू सक्रियता से कराने में सफल योगदान देंगे अपने। सर, एक मेरी तरफ से प्रश्न है
कि जो आम लोग होते हैं किसी मामले में फंस जाते हैं, वो वकील से बनते हैं, लेकिन वकील साहब जो होते हैं वो मतलब कि गलत तरीके से उनका मिसयूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मामले में हम फंस जाते हैं और सही जो है न्याय हमें नहीं मिल पाता है, सही सलाहकार के अभाव के कारण। देखिए, वो वकील साहब अपना वकालत पेशे के दरमियान में कोई भी कदाचार करते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ अनुशासन समिति बनी हुई है बिहार स्टेट बार काउंसिल में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, और उन पर जो है सो मुकदमा चलाया जाता है और सही पाए जाने पर उनको दंड दिया जाता है। दंड के रूप में उनका लाइसेंस तक समाप्त कर दिया जाता है। उसकी कार्रवाई चलती रहती है। इसलिए हर विभाग में गलत सही होता रहता है, इसमें भी होना शुरू हुआ है। हम इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आए दिने मुकदमे आ रहे हैं अनुशासन के संदर्भ में, कदाचार के संदर्भ में, उसके लिए तो किया जा रहा है। मैं आपको अभी चर्चा कर रहा था इस बात के लिए कि मुख्य रूप से संघर्ष एक हुआ आपके पेंशन स्कीम को लेकर के। दूसरी एक लड़ाई हमारी समिति ने अभी निर्णय जो लिया है वो ये लिया है कि ट्रस्टी कमेटी के द्वारा जो मरणोपरांत सुविधा दी जाती है या जो चिकित्सा भत्ता दिया जाता है या अवकाश प्राप्त करने पर जो सुविधाएं दी जाती है, मुख्य रूप से 3 सुविधाएं दी जाती हैं जो अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम 1983 और नियम 84 के तहत ये लागू है। इसे लागू कराने में मैं आपको स्मरण दिला दूं कि बिहार युवा अधिकार समिति के तत्वाधान में मैंने स्वयं अपने नेतृत्व में 6 बार 1981 से लेकर 86 के बीच में 6 बार जेल यात्रा की गई, जिसका परिणाम ये एक्ट आया। अब उस एक्ट में दुर्भाग्य यह है कि उसी में लिखा हुआ है कि प्रत्येक 5 वर्षों पर रिवाइज करेंगे हम इसकी सुविधाओं को, बढ़ाएंगे सुविधाओं को राशि की उपलब्धता में। राशि बढ़ी है, 2.5 रुपए का वेलफेयर टिकट जब से बिकता था तब वो ये जो स्कीम लागू हुआ था, अभी 25 रुपए हो गए, 10 गुना बढ़ गया, फिर भी उसमें सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा रही है ट्रस्टी कमेटी के द्वारा। उसके लिए भी हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि यदि यह सुविधा नहीं बढ़ाई गई, अब भी लेट किया गया, बार बार कहने करने के बाद भी नहीं किया जा रहा है, तो एक रस्मार दे करके और हमारी समिति इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय की दरवाजा भी खटखटाएगी कि एक्ट के बियॉन्ड जा करके अधिवक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, बिहार स्टेट बार काउंसिल की भूमिका इन चीजों में बहुत महत्वपूर्ण रही है, रहती भी है, लेकिन बिहार बार काउंसिल अपने ही आप में उलझ जाता है इस बेइज्जती में। अभी आपके ज्वलंत उदाहरण है जिस पर भी चर्चा हमारी समिति की कोर कमेटी ने किया है कि बिहार का इलेक्शन 2023 इस ढंग से इस बार संपादित किया गया, जो लग रहा है कि घोर आश्चर्य का विषय है कि सारी बातों को दरकिनार करते हुए, सारे कानून को हटाते हुए, ये कहे कानून को तार तार करते हुए इस बार चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव होने नहीं थे, क्योंकि चुनाव नहीं होने के लिए बहुत सारे व्यवधान पैदा किए गए थे, उसके आधार पर बहुत सारे निर्णय आए थे। 10 अप्रैल 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश दिया था अपने फैसले में कि जब तक वेरिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वकीलों का नहीं हो जाएगा तब तक चुनाव नहीं कराए जाए। 17/10/2023 को बार काउंसिल ने खुद अपने जनरल बॉडी के निर्णय लिया था कि कोई भी स्टेट काउंसिल को नोटिफाई नहीं करेगा इलेक्शन तब तक जब तक कि वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। और इधर आकर के जब इलेक्शन शुरू हो गया इधर, इसके बावजूद भी तो 28/11/2023 को इलेक्शन ट्रिब्यूनल नंबर 3, जिसमें एक मुख्य न्यायाधिपति अवकाश प्राप्त है, उसके चेयरमैन है, ये 3 की गठित कमेटी में ये निर्णय आया कि यदि चुनाव सबके बावजूद बढ़ ही गया है तो चुनाव हो, परंतु इसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए, छोड़ते हुए, ये कानून के पंडितों ने इसका परित्याग करते हुए चुनाव तो करा लिया। चुनाव कराने के बाद जब काउंटिंग शुरू हो गई, उस काउंटिंग के दरमियान में इतनी बड़ी गड़बड़ी शुरू हुई कि पहला ही काम कर दिया गया कि कैंडिडेट्स को और कैंडिडेट्स के एजेंट को काउंटिंग में वंचित कर दिया गया। इसका विरोध किए जाने पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। काउंटिंग जब प्रारंभ हुआ तो काउंटिंग में कानून को धज्जी उड़ाना शुरू किया। इसमें जो कानून बनाया गया है उस कानून के तहत कौन सा बैलेट एग्जॉस्ट करेगा, कौन बैलेट एग्जॉस्ट नहीं करेगा, इसका साफ निर्णय है 3H 3K 3B पर 19 वर्ष का जो कानून बना हुआ है, जो अमेंड हुआ है 2023 में,
उस कानून को छोड़ करके काउंटिंग शुरू हुई और इसके खिलाफ जब आवेदन दिए गए आरओ साहब को, आरओ साहब ने बिना उससे न्यायिक दृष्टि लगाए हुए, बिना न्यायिक माइंड लगाए हुए उसे खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ मैंने अपील दायर किया है ट्रिब्यूनल 3 के पास, इलेक्शन ट्रिब्यूनल 3 दिल्ली। उस ट्रिब्यूनल ने उसे यह कहते हुए एडमिट कर लिया अपील को और फाइनल हियरिंग में रखे हुए है कि इट इज ए क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, हेंस वी आर इंक्लाइंड टू एडमिट दिस अपील। और आगे कहा कि साहब आप काउंटिंग जो भी कर रहे हैं, अब लास्ट चल रहा है काउंटिंग आपका, ये आप कर लें, लेकिन रिजल्ट को आप प्रकाशित नहीं करेंगे ऑफिशियल गेट में और सारे कागजात को सील के भेज देंगे आप दिल्ली। ये आदेश के बावजूद भी बिना गजट प्रकाशन किए हुए सारे ऑफिस बेयर्स के चुनाव करा लिए गए। घोर आश्चर्य मुझे ये हुआ कि एक कानून के पंडित और लीगल फेडरेट के प्रधान और हेड पर बैठे हुए लोगों ने भी इस कानून को जानते हुए कानून के पक्ष में नहीं बल्कि कानून के विपक्ष में मानसिकता रखते हुए इस काम का अंजाम दिया है। इसके लिए बहुत दुख हुआ है और उसमें भी समिति ने निर्णय लिया है कि इसे किसी भी स्थिति पर माफ करना उचित नहीं है, क्योंकि ये कानून के साथ खिलवाड़ है। चुनावों में इतनी धांधली आजकल आम बात क्यों हो गई है? चुनाव शब्द तो धांधली जुड़ा हुआ है, चुनाव का मतलब ही होता है धांधली करना, लेकिन धांधली का भी सीमा है, गलत करने का भी सीमा है। सीमा जब लांघ जाता है व्यक्ति तो वहां उपद्रव शुरू होता है। अभी के इस चुनाव में मेरे हिसाब से सारी सीमाओं को लांघ दिया गया है और लांघ करके काफी गहरी साजिश के तरफ बहुत सारे काम इसमें हुए हैं, जिसमें न्यायपालिका पर भरोसा करते हुए अभी भी हम लोगों ने न्याय के शरण में, चूंकि हम लोग न्यायपालिका से जुड़े लोग हैं, यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो न्यायपालिका कौन विश्वास करेगा। इसलिए निर्णय होना है, इसे उचित निर्णय होना है, इसमें कोई कूड़ कसर उठाने नहीं जा रही है समिति भी। और व्यक्तिगत तौर पर लोगों का आक्रोश है, पूरे बिहार के मतदाताओं को, वकीलों को इस बात का आक्रोश है। ये चुनाव जो हुए वो चुनाव अजब ढंग के हुए, गजब ढंग के हुए, इसलिए सब लोगों को इस बात पर आक्रोश है। मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोगों की बैठक थी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सर को सुना, बाकी आपके इससे जुड़ी क्या प्रश्न है और आप क्या पूछना चाहते हैं आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।